बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा के परिचय को पढ़ने के बाद प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अभिप्रेरणा की विशेषताएं और अभिप्रेरणा का क्या दैनिक जीवन में और व्यवसाय के अंदर महत्व है उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम कहें तो अभिप्रेरणा का महत्व हर स्थिति में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्यमिता का क्षेत्र हो, हर संगठन और हर स्तर पर अभिप्रेरणा का एक महत्व निश्चित तौर पर रहता ही विद्यार्थी। तो अभिप्रेरणा के परिचय को पढ़ने के बाद अभिप्रेरणा वास्तविक तौर पर क्या है और विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग जो परिभाषा दी, क्विंटल ऑर्डनल, विलियम ड्यूक, मैकफेरल्ड और स्कॉट करके जो प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने अलग अलग जो परिभाषा दी वो मैंने आपको गत वीडियो में समझाने का प्रयास किया था विद्यार्थियों। तो अभिप्रेरणा की विशेषताओं को हम समझेंगे विद्यार्थियों। जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी उसी से ही मैं विशेषताएं निकालूंगा, जिस प्रकार मैंने प्रबंध के अंदर विशेषताएं निकाली थी। तो कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं में ही विशेषताएं छुपी होती है। विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या विशेषता है। जैसे अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा की क्या विशेषताएं हैं, वो किस रूप में उभर कर सामने आएगी, वो जो हमने परिभाषाएं पढ़ी, परिभाषा से उभर कर ही सामने आ रही है। तो हम अभिप्रेरणा की विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद अभिप्रेरणा के महत्व को भी जानेंगे। फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो प्रबंधकों ने विधियां दी, अभिप्रेरित किस प्रकार द्विघटक विचारधारा हर्ज़बर्ग की और मास्लो ने किस प्रकार अभिप्रेरित करवाया उसको भी समझेंगे, विलियम ओची की विचारधारा उसको भी समझेंगे अगले वीडियो में। आज हमारा मेन मोटिव अभिप्रेरणा की विशेषताएं और अभिप्रेरणा का महत्व, यानी अभिप्रेरणा का इंपोर्टेंस कहां है, ये अभिप्रेरणा किस क्षेत्र के अंदर अपना महत्व निर्धारित करती है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। अभी मैं अगर एक साधारण सी बात कहूं तो अभिप्रेरित व्यक्ति कहां अपने पायदान को कहां से कहां तक ले जा सकता है। मैंने अभिप्रेरणा की परिभाषा बताई, एक आंतरिक इच्छा, एक आंतरिक शक्ति, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा, एक सतत प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छाओं को, अपने लक्ष्यों को बाधित करती है, वही एक अभिप्रेरणा है। एक व्यक्ति के अंदर जो एक आंतरिक इच्छा होती है, वो जागृत होती है और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबलता प्रदान करवाती है, वो एक अभिप्रेरणा है। हाल ही के अंदर कला वर्ग का जो परिणाम आया, जिसके अंदर प्रकाश जो हमारे धोरीमड़ा गांव से है, लोहरवा करके एक विद्यालय था, वहां का जो क्षेत्र है लोहरवा, वहां का एक विद्यालय जिसके अंदर प्रकाश ने 99.20% अंक हासिल किए। किस प्रकार ये एक अभिप्रेरणा है और आप भी इससे अभिप्रेरित होकर इतने अंकों तक पहुंच सकते हो विद्यार्थियों। उन्होंने 10वीं के अंदर 96.20% उनका इंटरव्यू आया, मैंने देखा था विद्यार्थियों। उसमें बताया गया कि उनको पूछा कि आपके मन में एक ऐसी भावना जागृत हुई कि आप 99.20% तक पहुंच गए। तब उन्होंने बताया कि मैं पिछली बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, तो मेरे मन में एक भावना आई, मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे स्टेट टॉपर होना है, और उन्होंने वो कर दिखाया और आकाश में छेद कर बताया और आज सिविल सर्विसेज के अंदर वो जाने की बात करते हैं विद्यार्थी। आप भी उनसे अभिप्रेरित होकर अपने आप में एक लक्ष्य को निर्धारण कर आंतरिक भावना को इच्छा जागृत कर गत परिणाम जो 87% रहा है, कुणाल गौड़ ने जो उपलब्धि हासिल की वाणिज्य वर्ग के अंदर, विद्यार्थियों आप उनका रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास रखें और एक अच्छा पायदान पर जाने की कोशिश करें। ये भी आप में एक अभिप्रेरणा है विद्यार्थियों। तो अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। किस प्रकार मनोवैज्ञानिक अवधारणा, इसका नाम विशेषताओं के अंदर किस प्रकार मनोवैज्ञानिक अवधारणा दिया गया, तो बात सुने विद्यार्थियों। मनोवैज्ञानिक अवधारणा से मतलब एक मन की धारणा, एक मन को इस प्रकार से आकर्षित करना ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, यही एक मन की अवधारणा होती है विद्यार्थियों। ये सतत चलती है, लगातार चलती है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है विद्यार्थियों। अभिप्रेरणा एक स्तर पर रुक जाती है जब आप अपने आप में दबे हुए स्तर पर चले जाते हो, और जो ही आपको कोई व्यक्ति अभिप्रेरित कर ले और आप अपने पायदान की ओर आगे बढ़ते हो, उसी प्रकार व्यवसाय के अंदर भी ये हम अभिप्रेरणा, हमारा यहाँ मेन मोटिव व्यवसाय के अंदर अभिप्रेरित करना है। विभिन्न प्रकार के संगठन के अंदर कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना है ताकि वो अपने कार्य की कार्यकुशलता और उपलब्धता को बढ़ा सके और रुके नहीं विद्यार्थियों। यही अभिप्रेरणा है और अभिप्रेरणा की विशेषताओं को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक एक बिंदु को आपके समक्ष रखूंगा और विद्यार्थियों कुछ जो महत्व है उनको भी मैंने ट्रिक्स और टैक्स से बनाए हैं, और इसकी जो व्याख्या सहित है वो मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा और आज मैं समझाने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों, बने रहे। अभिप्रेरणा की विशेषताएं मैंने आपको सूचित कर दिया है कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं हम अभिप्रेरणा की परिभाषा से ही निकालकर सामने रखेंगे विद्यार्थियों। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूटी प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। हम हर क्षेत्र में, हर
सेक्टर के अंदर हम किसी से भी अभिप्रेरित हो सकते हैं। ये यूं नहीं है कि कहीं रुक जाएगी। अगर आप किसी क्षेत्र के अंदर जा रहे हो और वहां से आप अभिप्रेरित हो रहे हो तो वहां से भी आप अभिप्रेरणा लेकर अभिप्रेरित तत्वों को अपने आप में धारण कर आंतरिक इच्छाओं को जागृत कर आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, आपने मैकफेरड की जो अभिप्रेरणा की विशेषता थी, अभिप्रेरणा की जो परिभाषा थी, उसके अंदर आपने देखा था ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, मन की इच्छा को जागृत करने वाली है। तो ये कैसी अवधारणा है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा एक मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट को निर्धारित करती है। अगर ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा है तो मानवीय आवश्यकताओं की क्या करती है? संतुष्टि प्रदान करवाती है। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों तक पहुंचता है, इसलिए ये मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। एक दबा हुआ इंसान जो किसी कार्य की ओर अग्रसर नहीं होता है, अगर उसे अभिप्रेरित किया जाए और उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाएगी। आवश्यकताओं क्रम में हम मास्लो की बात करेंगे। एक विद्यार्थी की आवश्यकताएं होती है और आवश्यकता से वो अभिप्रेरित होकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो कई ऐसे कार्य करेगा ताकि वो अपने लक्ष्यों को पहुंच सके। इसलिए क्या कहा जा रहा है? मानवीय आवश्यकताओं। एक मानव जो अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, यानी कि एक विद्यार्थी अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे 100 में से 100 अंक लाने हैं, तो वो उसकी एक आवश्यकता है और आवश्यकता उसकी कब पूरी होगी? जब वो आवश्यकताओं को प्राप्त कर लेगा, जब वो 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लेगा तभी उसे संतुष्टि मिलेगी और वो एक अभिप्रेरणा के माध्यम से ही निर्धारित हो सकता है। विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों का ही होता है। विद्यार्थियों, क्या आप किसी निर्जीव वस्तु को अभिप्रेरित कर सकते हैं? क्या आप किसी निर्जीव चीज को अभिप्रेरित कर सकते हैं? विद्यार्थियों, अभिप्रेरित कौन हो सकता है? जिसके अंदर जीव होता है, और वो भी जीव का मतलब है मानव के अंदर। जीव तो कई प्रकार के पशुओं में भी होता है विद्यार्थियों। तो अभिप्रेरणा एक मानव पहलू की अवधारणा है। मानव ही अभिप्रेरित हो सकता है। विद्यार्थियों, गौर करें, इसलिए ये कैसी प्रेरणा है? मानवीय प्रेरणा है और ये अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों का ही हो सकता है। आप अभिप्रेरित से मानव को ही कर सकते हो अपने लक्ष्यों के लिए। गौर करें, संतुष्टि का कारण ही नहीं, ये परिणाम भी है। सिर्फ यूं नहीं है कि विद्यार्थी संतुष्ट हो गया, मगर संतुष्ट होने के बाद आपको परिणाम, आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। जब आप इस प्रकार अभिप्रेरित होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे जब बढ़ते हो तो संतुष्टि के साथ साथ आपको परिणाम भी, वांछित जो लक्षित परिणाम है वो भी आपके सामने उभरकर सामने आएंगे। तो ये संतुष्टि का कारण ही नहीं, साथ साथ परिणाम है। विद्यार्थियों, एक बिंदु से अपन एक बिंदु को समझने का प्रयास कर रहे हैं, रटना नहीं है। आप इसके ऊपर समझ ले, आराम से आप विशेषताओं को लिख पाओगे। ये व्यक्तियों की कार्य क्षमता एक कुशलता में वृद्धि करती है। मैंने आपको पहले ही बताया, एक दबा हुआ इंसान अगर बैठा है संगठन के अंदर, कोई कार्य नहीं कर रहा है, अगर उसे आप अभिप्रेरित करते हो, उसे आप अभिप्रेरित के तौर पर आप उसे पुरस्कार प्रदान करवाते हो, उसके कार्यों की आप प्रशंसा करते हो, तो ये एक अभिप्रेरित तत्व है। आपने पुनर्बलन दे रहे हो, और पुनर्बलन रिफ्रेशमेंट जिसे बोलते हैं, आप पुनर्बलन उसे प्रदान कर रहे हो, तो वो अभिप्रेरित हो रहा है अपने आप में और उसकी कार्य कुशलता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो रही है और अपने क्षमता के अनुसार उससे भी ज्यादा कार्य करने की कोशिश करेगा। ये अभिप्रेरणा की विशेषता है। ये मनोबल से भिन्न है विद्यार्थियों, ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ये मन के बल से एकदम भिन्न रहती है। ये अपने आप को कार्य करने की और अग्रसर करती है। यूं नहीं है कि मन के हारे हार है, नहीं, ये कहती है कि आप ये मनोबल से बिल्कुल भिन्न। इसकी एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा रहती है कि व्यक्ति तमाम प्रकार के क्षेत्र में, तमाम प्रकार के गतिशील प्रक्रिया में ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है और ये इसी मनोबल से ये भिन्न है और अपने आप में अभिप्रेरित चलता रहता है, इसलिए मनोबल से भिन्न है। मन के गिरने के बाद ये रुक नहीं सकती, ये अपने आप में अभिप्रेरित होकर आगे और की ओर बढ़ सकती है। ये संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है विद्यार्थियों, किसी एक भाग को आप अभिप्रेरित नहीं कर सकते। अगर मैं आपको अभिप्रेरित कर रहा हूं विद्यार्थियों, तो ये नहीं है कि आपका सिर्फ हाथ अभिप्रेरित हो रहा है, आपका दिमाग सिर्फ अभिप्रेरित होता है। इस दिमाग के माध्यम से आप पूरे के पूरे अभिप्रेरित हो रहे हो और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपका पूरा शरीर, आपका पूरा दिमाग, आपकी पूरी मानसिक योग्यता उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की ओर बढ़ेगी। तो विद्यार्थियों, ये व्यक्तियों की संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, ना कि उसका एक अंग अभिप्रेरित होता है। ये प्रबंधक की सफलताओं का कारण है, परिणाम दोनों है। विद्यार्थियों, गौर करें, प्रबंधक की जो सफलता होती है, प्रबंधक के जो कार्य होते हैं, प्रबंधक कार्य करते हैं, उनके सफलता का कारण एवं परिणाम भी है। एक प्रबंधक की अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यम से अभिप्रेरित कर रहा है, पुरस्कार प्रदान करके अभिप्रेरित कर रहा है, वेतन में वृद्धि करके अभिप्रेरित कर रहा है, अपने विचारों से अभिप्रेरित कर रहा है, उनकी भावनाओं, उनके उद्वेग, उनकी महत्वाकांक्षी इच्छाओं से अभिप्रेरित कर रहा है विद्यार्थियों। तो उसका ये कारण है, इसी कारण से वो सफल हो रहा है प्रबंधक, और प्रबंधक सफल हो रहा है तो उन्हें परिणाम भी जो उनके लक्ष्य के अनुसार वो भी मिल रहे हैं विद्यार्थियों। तो अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको 9
विशेषताएं समझाई। ये कैसी एक सतत प्रक्रिया है, ये मानवीय मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा है तो ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा क्या रहती है? मानव की अपनी आवश्यकताओं की वो संतुष्टि प्रदान करें। अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधन का होता है विद्यार्थियों, किसी निर्जीव व्यक्तियों का नहीं होता है। जो मानव रूपी इंसान है उनका अभिप्रेरणा आप कर सकते हो। ये संतुष्टि का कारण ही नहीं, साथ साथ परिणामों तक पहुंचने का एक उद्देश्य भी है। व्यक्तियों की इसमें कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। ये मनोबल से भिन्न है विद्यार्थियों, गौर करें। ये संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका एक अंग अभिप्रेरित नहीं होता है। पूरे व्यक्तित्व पूरी पर्सनालिटी उसकी अभिप्रेरित होती है। ये प्रबंधक के सफल कारण और परिणाम का एक उद्देश्य निर्धारित करता है। यही अभिप्रेरणा की विशेषताएं थी विद्यार्थियों। अभिप्रेरणा की विशेषता मैं समझ सकता हूं कि आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों, और इसे लिखने का भी प्रयास करना। अब हमारी मुद्दे की बात यह आती है कि अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, अभिप्रेरणा क्यों जरूरी है विद्यार्थियों। अगर मैं बात कहूं तो एक मानवीय संसाधन के अंदर एक जो उत्पादन की बात होती है, वहां एक अभिप्रेरणा उभर कर सामने आती है। उत्पादन के तौर पर अगर मानवीय संसाधनों का उत्पादन देखें तो अभिप्रेरणा सामने आती है, और मानव ही एक ऐसा पहलू है जो अभिप्रेरित होता है और संगठन को अपने उच्च स्तर पर लेकर जाता है। यही एक मानवीय प्रवृत्ति है, और मानवीय प्रवृत्ति से ही अभिप्रेरणा विकसित होकर सामने आती है। तो अभिप्रेरणा का क्या महत्व रहा? एक उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के जो संगठन के अंदर कर्मचारी बैठे हैं वो हतोत्साहित है, वो कार्य के प्रति सजग नहीं है, उन्हें इस प्रकार अभिप्रेरित करना, इस प्रकार पुरस्कार प्रदान करवाना, उन्हें पुनर्बलन की भावना प्रदान करवाना, उनके अंदर एक गतिशील भावना उत्पन्न करना, वो एक सफल प्रबंधक का कार्य होता है, और सफल प्रबंधक उसे अभिप्रेरित करता है। इसलिए वो संगठन के अंदर एक जो कर्मचारी है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करेंगे, अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, वो अपना पूरा आत्मनिर्भरता के साथ संपूर्ण अपना दायित्व और अपने संपूर्ण कर्तव्यों को निष्ठा मानकर अपना कार्य करेंगे। ये कैसे करेंगे? एक प्रबंधकों के द्वारा जब उन्हें अभिप्रेरित किया जाएगा। इसलिए एक संगठन के अंदर अभिप्रेरणा का महत्व है। इसीलिए विद्यार्थियों एक प्रबंध शास्त्री हुए, फ्रांसिस लिकर्ट करके प्रबंध शास्त्री हुए, गौर करें, फ्रांसिस लिकर्ट करके प्रबंध शास्त्री हुए। उन्होंने वास्तव में अभिप्रेरणा को क्या बताया? प्रबंध का एक हृदय बताया। ये अभिप्रेरणा प्रबंध यानी मैनेजमेंट जो किया जाता है प्रबंधकों के द्वारा, जो नियोजन किए जाते हैं, जो उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, ये सब कैसे होगा? ये सब अभिप्रेरणा के माध्यम से होगा विद्यार्थियों, गौर करें। इसीलिए ही फ्रांसिस लिकर्ट करके जो प्रबंध शास्त्री हुए विद्यार्थियों, उन्होंने अभिप्रेरणा को क्या बताया? प्रबंध को अभिप्रेरणा का हृदय बताया। गौर करें, प्रबंध का ये क्या है? हृदय है, यानी कि अभिप्रेरणा प्रबंध में छुपी हुई है। अगर आप किसी कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं करते हो, उनके लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित नहीं करते हो, उन्हें कारण और परिणामों की ओर आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित नहीं करते हो, तो प्रबंध एक सफल प्रबंध नहीं हो सकता। इसीलिए फ्रांसिस लिकर्ट के प्रबंध शास्त्री में उन्होंने इसे अभिप्रेरणा बताया। किसे? प्रबंध की का हृदय बताया। किसको? अभिप्रेरणा को। गौर करें, उसी आधार पर एक हमें संगठन के अंदर अगर उच्च उत्पादन करना है, कम लागतों पर लाभ कमाना है, कम लागतों पर उत्पादन करना है और विक्रय करना है और लाभ कमाना है, इसलिए कर्मचारियों को, जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को जागृत करना है, उनके उद्वेगों, उनकी आंतरिक इच्छा, उनके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उनमें जो द्वेष की भावना और मन की जो कमी कार्य के प्रति, उन सबको अगर जागृत करना है तो आपको अभिप्रेरित करना ही होगा। इसलिए एक एलन करके प्रबंध शास्त्री में उन्होंने क्या बताया कि अभिप्रेरणा का किस प्रकार से महत्व है आज के दैनिक जीवन के अंदर। उन्होंने बताया अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? सुने, अपर्याप्त अभिप्रेरित यानी जो व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं हुआ हो, जो व्यक्ति अभिप्रेरणा के प्रति सजग नहीं है, जिसे अभिप्रेरणा का ज्ञान नहीं हुआ, जो अभिप्रेरित नहीं हुआ हो, वो व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देता है। विद्यार्थी, मैंने आपको क्या बताया? एक कर्मचारी एक संगठन के अंदर है, वो किसी प्रबंधक से अभिप्रेरित नहीं हुआ हो, तो वो एक सुदृढ़ जो संगठन बना हुआ है उसकी प्रभाव को समाप्त कर देता है।
तो एलन करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने ये चीज बताई कि अपर्याप्त अभिप्रेत व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन, जो एक संगठन बना हुआ है, जो अपने उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ है, उसका भी प्रभाव समाप्त कर देता है। इसलिए विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार इसीलिए अभिप्रेरित करता हूं कि सिर्फ पाठ्य वस्तु एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाने से विद्यार्थी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता, उसे बिल्कुल अपने आंतरिक इच्छा को जागृत करना होगा। इसलिए आप जो 100 अंक आपको प्राप्त करने हैं, जो ज्ञान के उच्च स्तर पर आपको जाना है, तो आपको आंतरिक इच्छा से प्रभावित होना होगा, आपको स्वयं अभिप्रेरित होना होगा। एक अच्छा अध्यापक वही है जो पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम के साथ साथ एक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे। इसीलिए कहा गया है कि वास्तव में देखो, एक प्रबंध अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका होती है, मगर प्रबंध का हृदय किसे कहा गया? अभिप्रेरणा को कहा गया। फ्रांसिस लिकट करके प्रबंध शास्त्री ने ये बात बताई। विद्यार्थी ऐसे प्रश्न फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर भी पूछे जाते हैं, और आगे जब आप बीकॉम एमकॉम करोगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। ये आपके बहुत ही उपयोगी है। तो एलन करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने बोला ये अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देता है। जो अभिप्रेरित कभी नहीं हुआ हो, वो क्या संगठन को चलाएगा? वो संगठन खुद समाप्त हो रहा है, इसलिए अभिप्रेरित होना जरूरी है। इंग्लिश में अगर बात करें तो पूर्ली मोटिवेटेड पीपल, पूर्ली यानी बिल्कुल जो अपर्याप्त, जो जिसने मतलब कि निम्न स्तर का जो मोटिवेट हो रहा है, यानी वही नहीं हो, मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। विद्यार्थी गौर करें, पूर्ली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। विद्यार्थियों, ये बात उन्होंने बताई। और आज के अगर स्तर पर हम देखा जाए तो वास्तव में प्रबंध का क्यों महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और इसी आधार पर एक फूड कॉर्पोरेशन एक संगठन हुआ, जिसके अध्ययन के बाद एक क्लेरेंस फ्रांसिस करके प्रबंध शास्त्री हुए। क्लेरेंस फ्रांसिस प्रबंध शास्त्री हुए। कौन हुए? क्लेरेंस फ्रांसिस। क्लेरेंस फ्रांसिस, गौर करें, क्लेरेंस फ्रांसिस। उन्होंने क्या बोला अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में? बिंदु को समझने से पहले उन्होंने एक चीज बताई कि वास्तव में एक जो संगठन के अंदर कर्मचारी होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छाएं, उनके उद्वेग, उनकी भावनाओं, उनको जागृत करने के लिए अभिप्रेरणा की बहुत ही बड़ी जरूरत रहती है। तो एक फूड कॉर्पोरेशन के अध्ययन के अंदर एक क्लेरेंस फ्रांसिस करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने ये चीज बताई, आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं। गौर करें, क्लेरेंस फ्रांसिस क्या कह रहे हैं? आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं। उसकी शारीरिक उपस्थिति जो मौजूद है, शारीरिक उपस्थिति किसी कार्य के प्रति, उसे आप खरीद सकते हैं। उसका उत्साह, उसका पहलपन, उसकी वफादारी नहीं खरीद सकते। और वो सब चीजें एक अभिप्रेरणा से ही उभर कर सामने आती है। इसीलिए ही अभिप्रेरणा का संगठन के अंदर, आज के दैनिक जीवन के अंदर, आज के युग के अंदर, आधुनिक युग के अंदर महत्व है। क्लेरेंस फ्रांसिस करके प्रबंध शास्त्री क्या कह रहे हैं? आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं। विद्यार्थी, शारीरिक उपस्थिति से मैं बात कर रहा हूं, कोई एक कर्मचारी किसी संगठन में कार्य कर रहा है, उसे वहां 20 से 30 हजार रुपए संगठन के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। दूसरा एक संगठन आया और वहां के प्रबंधक ने उन्हें 50,000 रुपए देके वहां से उनकी शारीरिक उपस्थिति खरीद कर उन्हें अपने संगठन के अंदर लगा दिया, खरीद लिया। तो उनको जब खरीदा तो उनका समय को भी खरीद लिया साथ साथ। तो विद्यार्थियों, अगर एक कर्मचारी है और अपने उत्साह के साथ, अपने पहलपन के साथ, अपने ही प्रबंधकों से वो अभिप्रेरित हुआ है और उसने आकाश के अंदर छेद करने की रंजिश बना ली है, क्या उसके वफादारी और पहलपन को एक दूसरा संगठन खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। विद्यार्थियों, गौर करें, जब एक राजा हुआ करता था, वो युद्ध के अंदर अपने सेनापतियों को इस प्रकार उत्साहित करता था, इस प्रकार उसके पहलपन की भावना भरता था और नेतृत्व की एक ऐसी प्रणाली अपनाता था, तो वो सैनिक उसके साथ अंतिम युद्ध के क्षेत्र में जब तक जान नहीं चलेगा तब तक खड़े रहते थे। विद्यार्थियों, वही बात यहां सामने आ रही है कि क्लेरेंस फ्रांसिस प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने बोला आप किसी का समय खरीद सकते हैं, आप उनकी शारीरिक उपलब्धि, उसकी शारीरिक उपलब्धि उपस्थिति को खरीद सकते हैं, आप किसी का उत्साह नहीं खरीद सकते, आप किसी का पहलपन नहीं खरीद सकते, आप इसकी वफादारी, उत्साह, पहलपन, वफादारी नहीं खरीद सकते। क्लेरेंस फ्रांसिस करके प्रबंध शास्त्री उन्होंने ये चीज बताई। इसलिए आज के क्षेत्र के अंदर अगर हम देखा जाए, आधुनिक क्षेत्र के अंदर, आधुनिक प्रबंधक प्रणाली के अंदर अभिप्रेरणा का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर हम इनके माध्यम से हमने समझा, फ्रांसिस लिकट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा, एलन ने बोला कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति जो सुदृढ़ संगठन को भी प्रभाव को समाप्त कर सकता है। और उसके बाद क्लेरेंस फ्रांसिस कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हो, उसकी शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हो, उसका उत्साह नहीं खरीद सकते, पहल पर वफादारी कभी भी नहीं खरीद सकते। इसलिए आप खुद स्वयं जाने अभिप्रेरणा का अपने आप में क्या महत्व है। अभिप्रेरणा के महत्व के कुछ बिंदु है
जो मैंने निर्धारित क्रम के अनुसार उनको जमाया है, उन बिंदुओं को हम एक एक बिंदुओं को आज पढ़ेंगे और इसके बाद इन बिंदुओं को मैं व्याख्या सहित भी आपको समझाऊंगा। आज सिर्फ इन बिंदुओं को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। अभिप्रेरणा, अगर आप बिंदुओं को याद कर लेते हैं तो आप इसके अंदर भाषा आराम से दे सकते हैं। अगर बिंदुओं को आप समझ लेते हैं तो आप भाषा देकर अपने ज्ञान की वृद्धि यहां कर सकते हैं। तो बिंदुओं को प्रमुख रूप से याद करना है, उसके लिए भी मैं बिंदुओं को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से सेट करता हूं ताकि आपको बिंदु क्रम वाइज याद हो जाए। बिंदु को बिखेर रखा है किताब के अंदर, हमने सिस्टमैटिक तरीके से सेट किया ताकि आप इन बिंदुओं को समझ सके। तो पहला महत्व है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में ये सहायक होता है। कोई भी आपको लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो अभिप्रेरणा के माध्यम से एक जो कर्मचारी संगठन के अंदर बैठा है उसे आप अभिप्रेरित करते हो और वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है और आपको विभिन्न प्रकार की अपनी कार्यकुशलता और क्षमताओं में वृद्धि कर उन लक्ष्य वांछित परिणामों की ओर लेके जाता है। और जो कर्मचारी के भी लक्ष्य साथ साथ प्रभावित होते हैं, वैसे वैसे प्रबंधकों को भी वो लक्ष्य मिल जाते हैं और ये अभिप्रेरणा का ही मेन मोटिव है। तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। अब विद्यार्थियों गौर करें, ये सिर्फ एक पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको समझाने का तरीका है किस प्रकार इसी बिंदु के आधार पर हम अगले अगले बिंदु पर पहुंचेंगे। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। अब जो निर्धारित लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति में सहायक कौन सहायक? मोटिवेशन सहायक है। गौर करें, अगर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति में हमें पहुंचना है तो निर्धारित लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? संसाधनों का सदुपयोग करो। ये लास्ट में मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। निर्धारित लक्ष्यों तक अगर हमें पहुंचना है तो संसाधनों का क्या करना पड़ेगा? सदुपयोग। जो एक संगठन के अंदर विभिन्न प्रकार के संसाधन रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स रहते हैं और भी कई प्रकार के संसाधन रहते हैं, उनका आप सदुपयोग करें, कम से कम उपयोग कर अधिकतम लाभ कमाएं। तो ये संसाधनों का सदुपयोग से तात्पर्य है। अगर संसाधनों का सदुपयोग करोगे और कैसे होगा? वो अभिप्रेरणा के माध्यम से होगा। एक कर्मचारी या एक प्रबंधक अभिप्रेरित होकर अपने संसाधनों का सदुपयोग कर सकता है। अगर संसाधनों का सदुपयोग करोगे तो क्या होगी? कार्य में संतुष्टि में वृद्धि होगी। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमने कार्य किया है उसमें हमारी संतुष्टि होगी और संतुष्टि होगी, संतुष्टि के साथ साथ उस कार्य में वृद्धि भी होगी। क्योंकि हम संसाधनों का कम उपयोग कर अधिकतम लाभ कमा रहे हैं तो हमारे कार्य में वृद्धि होगी, कार्य में बढ़ोतरी होगी, सीधी सी बात है। तो संसाधनों का सदुपयोग करो। संसाधनों का जब सदुपयोग होता है तो कार्य संतुष्टि में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब विद्यार्थियों, कार्य की संतुष्टि में वृद्धि होती है जब हम कभी भी कोई भी, जैसे कि हमने 10वें अंक के अंदर 96% अंक हासिल किए तो हमारे कार्य की क्षमता में और वृद्धि होगी और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे? क्या सोचेंगे कि 12वीं के अंदर 96 से भी ज्यादा प्रतिशत अंक हासिल करने का प्रयास करें। तो कार्य की संतुष्टि, जिस प्रकार हमने पिछली बार 12वीं वालों को पढ़ाया और कई विद्यार्थियों ने अच्छे अंक हासिल किए बीओ के अंदर, तो हमारे वो कार्य में हमें संतुष्टि मिली कि हमने कार्य अच्छा किया और हमारे मन के अंदर मनोबल और बढ़ रहा है और हम भी सोच रहे हैं कि हम आप पे और ज्यादा मेहनत करें। तो आप जिन विद्यार्थियों के कुछ नंबर कटे हैं वो इस बार नहीं कटे, तो ये भी मनोबल के अंदर भी वृद्धि होगी, मन के अंदर भी वृद्धि होगी। जब कार्य अच्छा होगा तो मन के अंदर वृद्धि हो रही है। अच्छा, मन के अंदर वृद्धि होगी, किसकी होगी? प्रबंधक की कार्यों का ये आधार है। प्रबंधक की, जो प्रबंधक विभिन्न प्रकार के जो कार्य करते हैं उसका ये आधार है। कौन? अभिप्रेरणा। जैसे प्रबंधक नियोजन करते हैं, प्रबंधक नियंत्रण करते हैं, प्रबंधक समन्वय स्थापित करते हैं, प्रबंधक संप्रेषण करते हैं, विभिन्न प्रकार के इन सब का ये एक आधार है। कौन आधार है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। गौर करें, और ये संस्था की ख्याति में वृद्धि करती है। ख्याति का मतलब है गुडविल। आप विद्यार्थी पार्टनरशिप के अंदर इस पूरी गुडविल को समझोगे। जो ख्याति 3 प्रकार की होती है, बिल्ली, चूहे, इस प्रकार आपको समझाया जाएगा। तो ये संस्था की ख्याति में वृद्धि करती है। एक गुडविल होती है ना कोई भी संगठन की, वो बहुत ही बड़ी अपने आप में भूमिका निभाती है। किसी का स्थायित्व तो खत्म हो जाता है गुडविल के बिना। गुडविल के बिना आज के समय में टिक पाना बहुत मुश्किल है। तो ये संस्था की ख्याति में वृद्धि करती है और ये भी कौन? अभिप्रेरणा करवाती है। ये व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी है। कोई भी आपको प्रबंध करना है, अगर आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, आप कितने भी होशियार हो, अगर आपको बोलने की सामर्थ्यवान नहीं है, आप लोगों के साथ जुड़ने का सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते, आप में व्यवहार की वो अनुभूति नहीं है, तो ये कुछ काम की नहीं है। अभिप्रेरणा आपको व्यवहारिक लक्ष्यों की ओर लेके जाएगी। ये भी EFL ब्रिज के शब्दों में ये कहा गया, ये व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी है। विद्यार्थी ऐसे कोटेशन याद रखा करो, ये बहुत ही उपयोगी रहेंगे आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाने के लिए। ये ऐसे कोटेशन बहुत याद रखा करो। व्यवहारिक प्रबंध की क्या है? कुंजी है। EFL ब्रिज करके प्रबंध शास्त्री में उन्होंने ये बताया। ये कर्मचारी की अनुपस्थिति आवर्तन में कमी करती है। यानी कि एक कर्मचारी संगठन के अंदर बार बार आता है, कभी वापस चला जाता है, कभी अनुपस्थित रहता है, तो उसके अंदर भी ये उनकी समझ के अंदर कमी करती है कि वो ज्यादातर अनुपस्थित ना रहे।
उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है, उन्हें पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, उन्हें उच्च वेतन दिया जाता है, उनके अंदर अभिप्रेरणा की भावना भरी जाती है, उनके अंदर जो उद्वेग है, उनके जो महत्वाकांक्षी इच्छाएं हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरी की जाती है। इसलिए उनकी आवर्तन जो कभी आना कभी जाना, इसमें भी कमी आती है और वो अनुपस्थित भी कम रहते हैं, ताकि संगठन उच्च स्तर पर चले। विद्यार्थियों, समूह भावना का एक विकास है। सब व्यक्तियों को समूह के साथ रहकर कार्य करने की ये उपलब्धि हासिल करवाती है, यही एक अभिप्रेरणा है। इन महत्वों को मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको दूंगा इनके, और मैंने इनको समझाया भी है। विद्यार्थियों, अगली वीडियो के अंदर हम अभिप्रेरणा के कुछ जो विचारधाराएं हैं, जो विधियां हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और आज जो हमारा अभिप्रेरणा की विशेषताएं थी, उनको हमने समझा, 9 बिंदु के माध्यम से समझा। फ्रांसिस लिगट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय का उसे समझा, एलन की परिभाषा को समझा, और क्लेरेंस फ्रांसिस को भी समझा, और इसके महत्व को भी समझा। विद्यार्थियों, हमेशा अभिप्रेरित होते रहे और उच्च सफल पायदान की ओर बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।